नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अगले भाग को देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पदार्थों की जो अवस्थाएं बदलती है उस दौरान जो प्रमुख परिभाषाएं होती है, जरूरी परिभाषाएं, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वह टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को थोड़ा सा परिभाषा पर जाने से पहले एक बार मैं आपको इस डायग्राम की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा। जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसको गौर से आप देखें। आपने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी ठोस पदार्थ जो ठोस अवस्था में होती है, उस ठोस पदार्थ को अगर हम लोग द्रव में बदल लें, यहाँ जो ये डायग्राम बनाया गया है, आप इसमें तीर के चिन्हों को ध्यान से देखें। तीर का चिन्ह ही बहुत कुछ कह देता है कि जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को हम लोग बदलते हैं द्रव में। और सीधी सी बात है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए गर्म करना पड़ेगा, तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ठोस पदार्थ को गर्म करके या तापमान को बढ़ाकर द्रव अवस्था में हम लोग बदल देते हैं, तो इसी क्रिया को द्रवन या संगलन या गलन कहते हैं। मतलब द्रव के रूप में बदल देने की क्रिया, ये ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया द्रवन या संगलन या गलन आपने पढ़ा था। अंग्रेजी में फ्यूजन कहा जाता है। लास्ट क्लास में विस्तार से इस पर बात हुई थी। अब जब पदार्थ द्रव में बदल गया तो फिर इस द्रव पदार्थ को हम लोगों को गैस में बदलने की आवश्यकता होती है। तो इस द्रव पदार्थ के ताप को बढ़ाया जाता है और इसके ताप को बढ़ा करके हम लोग गैसीय अवस्था में बदल देते हैं इसको। और द्रव को जब गैस में बदलते हैं, इस क्रिया को वाष्पीकरण, यहां लिखा हुआ है तीर का चिन्ह देखिए, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और हम लोग पढ़े थे इसको वाष्पन भी कहा जाता है। इवेपोराइजेशन की चर्चा हुई थी, ये वाष्पीकरण हो गया। और फिर अगर आपको ये गैस पदार्थ प्राप्त हो गया, इस गैस पदार्थ को फिर से अगर आपको द्रव के रूप में ले जाना है तो इस गैस को ठंडा करते हैं। यहां ठंडा करने का मतलब तापमान को कम करना, और गर्म करने का मतलब तापमान को बढ़ा देना। तो जैसे गैस के ताप को कम करते हैं तो यह गैस जो है पुनः द्रव के रूप में आ जाता है। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आपके घर में जो वाष्प निकलता है खाना पकाते समय, उस वाष्प को आप ठंडा करते हैं तो फिर से पानी प्राप्त हो जाता है, जल की बूंदें गिरने लगती है। तो वो गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं या उस गैस के ताप को कम करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार से गैस से द्रव अवस्था में जो बदलता है, इसी क्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। संघनन कहलाती ये क्रिया। हमने कहा था कि बादलों से जो वर्षा होती है वह भी संघनन के कारण ही होता है। और फिर जब पदार्थ पुनः द्रव के रूप में वापस लौट गया और इस द्रव को और ठंडा करेंगे, मतलब द्रव के ताप को और जब कम करेंगे तो वह ठोस के रूप में आ जाएगा। जैसा कि पानी को आपने फ्रिज में रख करके उससे बर्फ बनाया होगा, तो पानी को जैसे फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज क्या करता है, उस पानी के तापमान को कम कर देता है, अर्थात पानी को ठंडा करता है। तो जब द्रव के ताप को कम करके अर्थात ठंडा करके उसको ठोस अवस्था में पुनः बदल देते हैं, तो द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को जमना कहते हैं। फ्रीजिंग कहा जाता है। जम जाना, फ्रीजिंग हो जाना, ये फ्रीजिंग की क्रिया है। इस पर हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। लेकिन चूंकि हमारा जो पर्यावरण है यह विविधताओं से भरा हुआ है, हमारा आस पड़ोस विविधताओं से भरा हुआ है, हमारे पर्यावरण में कई प्रकार की कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होते रहती है। कल के क्लास में आपने देखा था कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, पुनः गैस से द्रव और तब द्रव से ठोस की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे पर्यावरण में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में रहता है। मतलब हमारे पर्यावरण में, हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में वह ठोस अवस्था में है। और उस ठोस अवस्था वाले पदार्थ को अगर आप गर्म करें, कुछ खास ही ऐसे पदार्थ है, सभी पदार्थों में ऐसा नहीं हो सकता है, उन खास पदार्थों को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो ठोस से गर्म करने पर वह क्या होता है, सीधे प्रत्यक्ष रूप से वह क्या होता है, गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधा गैस में, द्रव अवस्था में नहीं आता है कभी, वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है।
और जब उसके गैसीय अवस्था या गैसीय रूप को हम लोग ठंडा करते हैं तो फिर वह द्रव में नहीं बदल करके गैस से सीधा ठोस में बदल जाता है। इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और अब परिभाषा देख लेंगे, यहां लिखा हुआ है कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी पदार्थों पर यह नहीं क्रिया होती है, कुछ ही पदार्थों पर होती है, इसलिए लिखे हैं कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदले बिना। क्योंकि ठोस को गर्म करते हैं तो पहले द्रव में तब गैस में, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो वह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। और उनके गैस को, मतलब जो गैसीय अवस्था वाला पदार्थ प्राप्त होता है, उनके गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वह पुनः किस में आ जाता है, ठोस में बदल जाता है। गैस को ठंडा करने पर पुनः द्रव अवस्था में बदले बिना, ध्यान रखना है कि द्रव में नहीं बदलता है, सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। यही क्रिया है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे परिवेश में है, हमारे आस पड़ोस में है, जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो इस तरह के पदार्थों का जो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ है उसका हमने नाम लिखा है। कपूर आपके घर में आता होगा, इसका कई उपयोग है, मेडिसिनल यूज है, पूजा पाठ में भी लोग उपयोग करते हैं, पूरी पकवान में भी कपूर का उपयोग करते हैं, ये कपूर हो गया। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, यह भी एक रासायनिक पदार्थ है। नेफ्थलीन, वो आपने कभी गोदरेज ट्रंक बक्सा में कपड़ों को कीड़े मकोड़े से सुरक्षित रखने के लिए देखा होगा, सफेद सफेद रंग की गोली रखते हुए, वही सफेद सफेद रंग की गोली नेफ्थलीन बॉल होती है। वो नेफ्थलीन एंथ्रासिन भी केमिकल है जिसका कई तरह का उपयोग होता है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये दो तीन पदार्थ तो देखे ही, कपूर सब आदमी देखे होंगे, नेफ्थलीन का बॉल भी देखे होंगे, वो सफेद सफेद रंग का गोली जो कीड़े मकोड़े या दीमक से बचाने के लिए कपड़ों को या किताब को सुरक्षित रखने के लिए ट्रंक गोदरेज बक्सा में लोग देकर रखते हैं। तो ये सभी पदार्थों में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। और आपने अनुभव किया होगा कि अगर आपके ट्रंक गोदरेज या बॉक्स में कभी वो नेफ्थलीन का बॉल, वो फिनाइल की गोली के नाम से भी हम लोग उसको बोल देते हैं, तो जैसे वो नेफ्थलीन की बॉल रखते हैं, अब कुछ दिनों के बाद आप उस बॉक्स को खोलेंगे 6 महीना 2 महीना के बाद, तो आप पाएंगे कि जो नेफ्थलीन का बॉल है वो धीरे धीरे उसका आकार छोटा हो जाता है। क्योंकि जैसे पर्यावरण का तापमान बढ़ता है, उस तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जो नेफ्थलीन का बॉल है उसका क्या हो जाता है कि वह नेफ्थलीन का बॉल ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और उसका गैस उस बॉक्स में जमा रहता है। और बॉक्स में जो गैस जमा रहता है जिसके कारण कीड़े मकोड़े नहीं लग पाते हैं, वही नेफ्थलीन है। कपूर भी है, कपूर को भी आप प्रयोग के तौर पर करके देख सकते हैं कि जो कपूर होता है उस कपूर को आप खोल करके, पैकेट में से खोल करके बाहर रख दें, और कुछ दिनों तक जब आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वह कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इस तरह की क्रिया ही ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो कपूर में, अमोनियम क्लोराइड में, नेफ्थलीन में और एंथ्रासिन में, ये 4 पदार्थ हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। यही हमारा ऊर्ध्वपातन था। और ऊर्ध्वपातन को आप ग्राफ के द्वारा एकदम इजीली समझ सकते हैं कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, सीधे गैस में बदल जाएगा, और गैस से पुनः उसको जब ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस में बदल जाएगा, मतलब वह द्रव अवस्था में नहीं जाएगा। यही क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जो रसायन विज्ञान में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन पर अभी चर्चा हो रही है, इसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग यहां देखेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा क्वथनांक। का नाम आपने सुना होगा। क्वथनांक अंग्रेजी में इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
ये भी पदार्थों के अवस्था परिवर्तन से ही रिलेटेड है। अब आपने नाम तो सुना होगा बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबलना, खौलना। जो लोग खास करके अंडा खाता होगा, अंडे के स्टॉल पर जब आप जाते हैं, अंडे की दुकान पर जाते हैं, तो वहां कहते हैं बॉयल अंडा दीजिए। बॉयल अंडा का मतलब हो गया उबला हुआ अंडा। बॉयल अंग्रेजी शब्द है और उसी बॉयल से बन गया है बॉइलिंग। और बॉइलिंग का मतलब उबलने की क्रिया। अब सोचिए उबालने की क्रिया होगी तो हम किसको उबालेंगे? ठोस को उबालेंगे या द्रव को उबालेंगे या गैस को उबालेंगे? आप सोच सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में से हम लोग द्रव को ही उबालते हैं। घर में दूध उबालते हैं, घर में पानी उबालते हैं, तेल उबालते हैं। इस तरह से उबलने का मतलब कोई द्रव पदार्थ ही उबलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई द्रव पदार्थ उबलेगा, और जब द्रव पदार्थ उबलता है तो उबलने के बाद वह द्रव से गैस में बदल जाता है। तो ये जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, यह एक प्रकार का टेम्परेचर है, एक प्रकार का तापमान है। और कैसा तापमान है कि जिस कम से कम ताप पर, जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलना शुरू कर देता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, एक बर्तन में पानी लेकर के उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो पानी को जब आप गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी अचानक उबलना नहीं शुरू कर देता है, थोड़ा सा समय लगता है। पहले थोड़ा सा गर्म होता है, फिर और ज्यादा गर्म होता है, और एक ऐसी अवस्था आती है कि पानी उबलना शुरू कर देता है। तो जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस कम से कम तापमान पर पानी उबलना शुरू किया, सोचिए एक बर्तन में पानी ले लेते हैं और उस पानी में एक थर्मामीटर रख देते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, और पानी को गर्म करना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए पानी का दाब, पानी का जो ताप था, दाब नहीं ताप, पानी का जो ताप था, टेम्परेचर, वो मान लेते हैं हम लोग कि 5 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस था। तो जैसे जैसे आप पानी को गर्म करते जाएंगे तो उसका तापमान बढ़ते जाएगा, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 31, 32, जो भी हो, बढ़ते बढ़ते 70, 80, 90, 95, 98। जैसे पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि थर्मामीटर हम रख दिए हैं पानी में, तो थर्मामीटर धीरे धीरे तापमान को बताते जाएगा। जैसे पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम पाते हैं कि पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है, और उबल करके वह वाष्प में या जलवाष्प में या गैस रूप में बदलने लगता है। तो जितना कम से कम ताप पर, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस के अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, उसी न्यूनतम तापमान को, उसी कम से कम तापमान को हम लोग उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो ऐसा नहीं है कि पानी 110 पर उबलेगा कि नहीं उबलेगा, 110 पर भी उबलेगा, लेकिन यहां बात हो रही है कि कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो कम से कम जो है पानी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। इसलिए पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आइए इस परिभाषा को लिखते हैं, क्वथनांक को। वह न्यूनतम ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है या चेंज करने लगता है, गैस अवस्था में बदलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं।
क्वथनांक कहते हैं। इसे इसे का मतलब इस क्वथनांक को देख लीजिए, इसका अंग्रेजी है बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इसको सूचित करेंगे बीपी से। बीपी से सूचित किया जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस क्वथनांक को हम लोग फिर से एक बार बात कर लें कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है वह एक न्यूनतम तापमान होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है कि कोई पदार्थ कम से कम, कोई द्रव पदार्थ कम से कम जितने तापमान पर, कम से कम जिस ताप पर वह द्रव अवस्था से गैस के रूप में बदलना शुरू कर देता है, वही तापमान, वही टेम्परेचर उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ध्यान रखना है कि वह न्यूनतम ताप है। जैसा कि अभी हम लोग उदाहरण में देख पा रहे हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जल 200 डिग्री सेल्सियस पर भी उबलेगा। ऐसा नहीं कि 200 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, लेकिन कम से कम जिस तापमान पर उबलना शुरू करता है उसी तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, इसलिए इसको बीपी से सूचित करते हैं। इसी तरह का एक और दूसरी परिभाषा है गलनांक या द्रवनांक। गलनांक या द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक या द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इसको समझते हैं हम लोग। अब गलने की बात, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे। गलना या द्रवन का मतलब हो गया कि ठोस पदार्थ गल करके या द्रवित होकर के ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर, अब ठोस को जब गर्म करना शुरू करेंगे तो कोई एक निश्चित ताप होगी जहां पर से वह पिघलना शुरू कर देगा, गलना शुरू कर देगा। तो ठोस पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, वही ताप उस ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रवनांक होता है। परिभाषा लिखेंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लगता है, द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। गलनांक या द्रवनांक कहते हैं। इसे देख लीजिए, इसका अंग्रेजी है मेल्टिंग पॉइंट।
तो इसे एम पी, एम मीन्स मेल्टिंग, पी मीन्स पॉइंट से सूचित किया जाता है। इसे एमपी से सूचित किया जाता है। और ठोस अवस्था में जो जल की अवस्था है, हम लोग बात किए थे कि जल या पानी जो है वो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में रहता है। तो जल की जो ठोस अवस्था उसको बर्फ कहते हैं, आइस कहा जाता है। तो बर्फ जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि बर्फ का जो गलनांक होगा, बर्फ मतलब H2O, का गलनांक, गलनांक कहिए या द्रवनांक कहिए, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बर्फ आपके पास रखा हुआ है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो आया तो वहां से वह गलना शुरू कर देगा। 5 डिग्री पर आएगा तो और तेजी से गलेगा, 10 डिग्री पर आएगा तो और तेजी से गलेगा। कल के वीडियो में किसी ने कमेंट करके पूछा था कि जो बर्फ होता है वो अपने आप गलता है, पिघलता है। तो आप याद रखिए, बर्फ अपने आप नहीं पिघलता है। जैसे ही उसको आप फ्रिज से या डब्बा से बाहर निकालते हैं तो वो पर्यावरण का जो तापमान होता है, जैसे हम लोग अभी इस क्लास में बैठे हुए हैं, अभी यहाँ का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। तो बर्फ को जैसे हम फ्रिज से बाहर करेंगे तो उसका तापमान 0 से अब 27 पर आ गया ना। जैसे 27, मान लीजिए -5 डिग्री पर, -2 डिग्री पर या -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को जमा करके रखे हुए हैं। जैसे आप बाहर निकालते हैं फ्रिज से या जार से, बर्तन से, तो उसका तापमान अभी 27 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का तापमान। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो सीधी सी बात है, 27 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो द्रव अवस्था में आ जाता है, इसलिए वो बर्फ पिघलने लगता है। तो बर्फ जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप पर आएगा तो वह बर्फ ठोस से द्रव में बदलना शुरू कर देगा। इसलिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां बर्फ के कोष्ठ में हमने H2O लिखा है, इसको आप गौर से समझ लीजिए कि पानी जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में रहती है, ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी। तो ये भौतिक अवस्था उसकी अलग अलग है, कहीं ठोस के रूप में है, सॉलिड के रूप में, कहीं लिक्विड के रूप में, कहीं गैस के रूप में। लेकिन केमिकल दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो बर्फ होगा, पानी होगा या जलवाष्प होगा। तीनों रासायनिक दृष्टिकोण से H2O ही होता है। इसलिए याद रखिएगा कि बर्फ का सूत्र भी H2O, पानी का सूत्र भी H2O और जलवाष्प जो वेपर होता है उसका भी सूत्र H2O होता है। इसलिए बर्फ के कोष्ठ में हमने H2O लिखा है। केवल वो अवस्था बदली हुई है कि यहाँ H2O सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में है। अगर पानी रहेगा तो H2O लिक्विड के रूप में रहेगा और जलवाष्प जो रहेगा वह भी H2O है, लेकिन वह गैस के रूप में होगा। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह का एक और परिभाषा है जिसको हम लोग जमनांक कहते हैं। जमनांक या हिमांक, जमनांक या हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जमनांक या हिमांक, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। यह भी एक प्रकार का तापमान है। और जमने की बात है तो स्वाभाविक बात है, जमेगा कौन, इसको ध्यान से समझा जाए कि जमेगा हमेशा कोई द्रव पदार्थ, और द्रव जम करके किस में बदलेगा, तो ठोस में बदलेगा। जैसा कि पानी को हम लोग जमाते हैं तो बर्फ प्राप्त होता है। तो जमने का जो न्यूनतम ताप है, किसी द्रव को जिस न्यूनतम ताप पर हम लोग जमा करके ठोस अवस्था में बदल लेते हैं, वही ताप उस द्रव पदार्थ का जमनांक या हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो फिर वहीं से बात शुरू होगी, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर
कोई द्रव पदार्थ कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलने लगता है। बदलने लगता है उसे उस पदार्थ का जमनांक या हिमांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का जमनांक या हिमांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी है फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए एफपी से सूचित किया जाता है। इसे एफपी से सूचित किया जाता है। और जमेगा तो पानी जमेगा और बर्फ का निर्माण करेगा। यहां हम लोग लिख सकते हैं पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ सकता है आपके मन में कि बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम लोग क्लियर कर लें बढ़िया से कि बर्फ जो रहेगा तो यह बर्फ ठोस के रूप में रहेगा और ठोस के रूप में बर्फ तब रहेगा जब उसका तापमान 0 से कम में रहेगा, माइनस में रहेगा। जैसे वह 0 पर बर्फ आता है तो वह धीरे धीरे गलने लगता है। और आपको हमने अभी तुरंत बताया अगर बर्फ को आप डायरेक्ट बर्तन में देखिए गर्म कर देंगे तो वह तेजी से गल जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन नॉर्मली उसको टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पिघलता है। तो बर्फ जो गलना शुरू करता है वह ताप है 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए कहते हैं बर्फ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पानी जो रहेगा, जो सामान्य अवस्था में हमारे यहाँ पानी है, नॉर्मल पानी होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लीजिए आपने चापाकल से या नल से जो ठंडा पानी निकाला तो उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। उसको जैसे आपने फ्रिज में देकर ठंडा करना शुरू किया और 4 से घटेगा, 3 पर आएगा, 2 पर आएगा, ठंडा करेंगे तो 1 पर आएगा और जैसे 0 पर गया तो वहां से वह जमना शुरू कर देगा। और ज्यादा, चूंकि बहुत ज्यादा ठंडा और ज्यादा बर्फ बनाना है तो फिर -1 पर टेम्परेचर, -2 पर, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे नीचे की तरफ, उतना अधिक बर्फ का प्राप्ति हो जाएगा, उतना अधिक पानी बर्फ में बदल जाएगा। तो पानी का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और याद रखना है जमनांक या हिमांक को अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसको एफपी से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आज पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उस अवस्था में परिवर्तन से संबंधित 3 बिंदुओं पर क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, इसको बीपी से सूचित करते हैं, गलनांक या द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट, इसको एमपी से सूचित करते हैं, और जमनांक या हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, इसको एफपी से सूचित करते हैं। तीनों को समझने का हम लोग प्रयास किए और उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, अपने पहले अध्याय को आप खोलेंगे उसके एक्सरसाइज को, कि पानी की अवस्था क्या होगी,
25 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर, -5 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब शायद आप अगर इन बातों को समझ गए होंगे तो उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक को भी घर में पढ़िए, जो एनसीईआरटी की किताब आपके पास होगी क्लास 9th की, उसके पहले अध्याय को, हमारे आसपास के पदार्थ को आप पढ़ेंगे, और इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे वहां जाकर के तो बातों को समझने में और सुविधा होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप घर में जाके पढ़िए और इस महामारी के दौर में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।